जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जयरस पर। दोस्तों, अब हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। और इसकी भी वीडियो आपको 3 से 4 पार्ट में मिलेंगी, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और भूकंप का एक एक पार्ट अलग अलग से समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ, समझ पाओ। और जिसको एक साथ देखना है वो भी एक साथ वो देख लेगा, बैक टू बैक अलग अलग वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन हाँ, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लासेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत सार्थक हो पाए। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को, अर्थक्वेक। सबसे पहली बात, भूकंप होता क्या है, अर्थक्वेक होता क्या है। तो अर्थ के सरफेस में किसी भी कारण से होने वाला वाइब्रेशन यानी कंपन भूकंप कहलाता है। किसी भी कारण से, इसका मतलब ये मानव जनित भी कारण हो सकते हैं और प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। तो अर्थ के सरफेस में किसी भी कारण से होने वाला वाइब्रेशन यानी कंपन ही कहलाता है भूकंप। अगर हम भूकंप के कारणों की बात करें, अगर भूकंप के कारणों की बात करें तो इस तरह से दो कारण हमें मिल जाएंगे। एक तो नेचुरल कॉज और दूसरा मैनमेड कॉज। ठीक, एक प्राकृतिक कारण और दूसरा मानव जनित कारण। तो भूकंप के हमारे पास दो कारण है, प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक कारण या नेचुरल कॉज को, यानी भूकंप प्राकृतिक कारणों से कैसे उत्पन्न होते हैं। सबसे पहली बात, एक कारण है फॉल्ट, भ्रंश। अब इसको ध्यान से समझिएगा। भ्रंश, अब देखिए, भ्रंश दो प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि सामान्य भ्रंश की अगर हम बात करें, सामान्य भ्रंश की बात करें यानी कि नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट की बात करें तो सामान्य भ्रंश तनाव मूलक बल से उत्पन्न होता है। तनाव मूलक बल लगता है तो सामान्य भ्रंश उत्पन्न होता है। तनाव मूलक मतलब टेंशनल फोर्स, यानी किसी चीज को खींच के तोड़ा जा रहा है, खींचा जा रहा है। ठीक, तो उसे कहते हैं टेंशनल फोर्स। और इससे जो उत्पन्न होता है वो होता है सामान्य भ्रंश। और इस प्रकार के भ्रंश से अगर भूकंप उत्पन्न होता है तो उसकी तीव्रता कम होती है। यानी तनाव मूलक बल से सामान्य भ्रंश उत्पन्न होता है और सामान्य भ्रंश के कारण अगर भूकंप आता है तो भूकंप की तीव्रता कम होती है, यानी कम तीव्रता वाला भूकंप आता है। कम तीव्रता वाला भूकंप, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां दो चीज बता रहा हूं। एक तो भ्रंश की वजह से, फॉल्ट की वजह से भूकंप आता है, लेकिन वो कैसा भूकंप होगा, कम तीव्रता वाला भूकंप होगा। दूसरा जो भूकंप है वो भूकंप हो गया, दूसरा जो भ्रंश है, भूकंप नहीं, दूसरा जो भ्रंश है वो हो गया व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश यानी रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट, अब रिवर्स फॉल्ट जो होता है वो टेंशनल फोर्स की जगह कंप्रेशनल फोर्स यानी संपीडनात्मक बल की वजह से ये उत्पन्न होता है। ये कैसे उत्पन्न होता है, संपीडनात्मक बल। अब संपीडनात्मक बल क्या होता है, जब किसी चीज को आप दबाते हो, संपीडित होता है, वो दबता है, तो उसकी वजह से जो भ्रंश बनता है उसे कहते हैं हम व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट। ठीक, अब रिवर्स फॉल्ट अगर बन रहा है तो भूकंप तो उत्पन्न होगा, लेकिन भूकंप किस प्रकार का होगा, वो अधिक तीव्रता वाला भूकंप होगा।
ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी भ्रंश की वजह से भूकंप उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर वो भ्रंश तनाव मूलक बल से बन रहा है, सामान्य भ्रंश बन रहा है, तो उस भूकंप की तीव्रता कम होगी। लेकिन वहीं अगर भ्रंश संपीडनात्मक बल की वजह से बन रहा है, व्युत्क्रम भ्रंश बन रहा है, तो उसकी तीव्रता अधिक होगी। तो यहां दो चीज आप समझे कि भूकंप आएगा, दूसरा कम तीव्रता वाला आएगा कि अधिक तीव्रता वाला आएगा। इसके अलावा अगर आप छेपी भ्रंश या अधिक्षेपी भ्रंश देखो, तो छेपी और अधिक्षेपी भ्रंश भी संपीडनात्मक बल की वजह से उत्पन्न होते हैं, और जब ये संपीडनात्मक बल की वजह से उत्पन्न होते हैं तो छेपी और अधिक्षेपी भ्रंश में भी अधिक तीव्रता वाला भूकंप आएगा। लेकिन मैं ये दो चीज बता दिया ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जब भी तनाव मूलक बल रहेगा, टेंशनल फोर्स रहेगा, तो कम तीव्रता वाला भूकंप आएगा, और जब भी कंप्रेशनल फोर्स रहेगा, संपीडनात्मक बल रहेगा, तो अधिक तीव्रता वाला भूकंप आएगा। यानी भ्रंश से भूकंप तो उत्पन्न होगा ही होगा, लेकिन तीव्रता अधिक और कम किसमें होगी ये आपको पता चल गया। दूसरी बात, प्राकृतिक कारणों में भूकंप उत्पन्न होने के, प्लेट टेक्टोनिक। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो आप जानते हो तीन तरह की बाउंड्री बनती है, ठीक? कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी अपसरण, अभिसरण और संरक्षित किनारा, ठीक? देखिए, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, ये तीन प्रकार के किनारे होते हैं। यानी अभिसरण, अभिसरण, अपसरण और संरक्षित, तीन प्रकार के किनारे होते हैं। तीनों प्रकार के किनारों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि गहरे भूकंप कहां आएंगे और छिछले भूकंप कहां आएंगे, किस गहराई में आएंगे और तीव्र होंगे कि कम होंगे, यहां भी देखा जाए। सबसे पहले अपसरण या अभिसरण को ही देख लेते हैं। सबसे पहले अभिसरण, अभिसरण यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये क्या होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों ही प्लेटें एक दूसरे के सामने आएंगी। अब एक प्लेट भारी होगा, आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़े होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक प्लेट भारी होगा, दूसरा प्लेट हल्का होगा, और जैसे ही दोनों सामने आएंगी, टकराएंगी, तो भारी प्लेट नीचे होगा और हल्का प्लेट ऊपर हो जाएगा, और यही कारण, यही बनेगा भूकंप। जरा देखिए आप इसे अभिसरण की सीमा पर, एक प्लेट ये है, ठीक, और दूसरा प्लेट ये है। सिंपल सी बात है, जो प्लेट नीचे जा रहा है वो भारी प्लेट है और जो प्लेट ऊपर है वो हल्का प्लेट है। यहां अभिसरण हो रहा है, कन्वर्ज हो रहे हैं दोनों प्लेट, ठीक। अब इसमें ध्यान रखिए, जहां दोनों प्लेटें मिल रही हैं इसे कहा जाता है बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन, इसे पता लगाया था बेनियोफ महोदय ने, इसलिए इसे कहा जाता है बेनियोफ जोन। और ये वही क्षेत्र होता है जहां भूकंप उत्पन्न होता है, यानी बेनियोफ जोन में ही भूकंप उत्पन्न होता है। तो जिस क्षेत्र में भूकंप उत्पन्न होता है उसी क्षेत्र को कहा जाता है बेनियोफ जोन। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बात आती है कि इसमें कहां पर भूकंप उत्पन्न होगा। देखिए बेसिकली आप ध्यान रखिए कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं और एक प्लेट नीचे जा रही है, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट को घर्षित कर रही है। अब देखिए ऐसे प्लेट जा रही है, एक प्लेट नीचे जा रही है, ऐसे टकराते हुए नीचे जा रही है, तो प्लेट जो होगा वो एकदम शीशे की तरह चिकना तो होगा नहीं, वो रफ होगा, और रफ होगा तो समझिए दांत बने होंगे। ऐसा नहीं हमारी दांतों की तरह दांत बने होंगे, ऐसे आप मेरा हाथ देख रहे हो, ये उंगलियों के बीच में जो गैप है, ऐसे प्लेट जाएगी तो इसमें फंसेंगे, दांत बने होंगे। तो इसमें जब एक प्लेट नीचे जाएगी तो दूसरी प्लेट उसको रोकेगी, फंसेंगे।
यानी कुल मिला के ऐसे आप देखिए, एक दांत ये बन गया और दूसरा दांत ये बन गया, इस तरह फंसे रहेंगे। अब जब घर्षण होगा, ट्रिलियन टन वजन नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, तो एक भाग जैसे ही, पूरा प्लेट नहीं टूटता, एक भाग जैसे ही टूटेगा वैसे ही भूकंप उत्पन्न होगा। ये वाला भाग टूटा तो भूकंप, ये वाला भाग टूटा तो भूकंप, ये वाला भाग टूटा तो भूकंप। ऐसा नहीं है पूरा प्लेट एक साथ टूटता है, ये घर्षण करते हुए जा रहे हैं और फंस जाते हैं और कोई ना कोई एक भाग टूटता है और भूकंप उत्पन्न होता है। तो अगर ये जो दांत की बात मैं किया, ये ऊपरी वाले भाग में टूटा तो उत्पन्न होगा छिछला भूकंप। छिछला भूकंप, भूकंप तो उत्पन्न होंगे लेकिन छिछला भूकंप, और इसकी गहराई होगी 0 से 70 किलोमीटर। यानी छिछला भूकंप कितनी गहराई में आता है? 0 से 70 किलोमीटर की गहराई में। अगर थोड़ा और नीचे हुआ तो ये हो गया मध्यम गहराई वाला भूकंप। मध्यम गहराई वाला भूकंप। और इस मध्यम गहराई कितनी गहरी होती है? 70 से लेके 300 किलोमीटर। यानी अगर भूकंप 0 से 70 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं छिछला भूकंप, और अगर भूकंप 70 से 300 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं मध्यम गहराई वाला भूकंप। और उससे भी नीचे अगर ये कहानी होती है, यानी प्लेट का भाग टूटता है, तो वो होता है गहरा भूकंप। गहरा भूकंप, और इसकी गहराई होती है 300 किलोमीटर से अधिक। यानी यहां पर आप दो चीज समझे, एक तो जब दोनों प्लेटें टकराती हैं जहां, उसे आप कहते हो बेनियोफ जोन, यानी वो जोन जहां भूकंप उत्पन्न होता है। दूसरा, ये पूरी प्लेट एक साथ नहीं टूटती है, जब घर्षण होता है तो कोई ना कोई भाग, चूंकि दांत की तरह रफ पार्ट है, एकदम शीशे की तरह चिकना नहीं है, तो पार्ट ऐसे जब जाता है ट्रिलियन टन वजन को दबाते हुए, तो ऐसे कोई ना कोई पार्ट इसमें टूट जाता है, ठीक। और जैसे टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसे आप भूकंप कहते हो। तो 3 तरह के भूकंप के बारे में पता चल गया। एक तो भूकंप आएगा, ये क्लियर हो गया। दूसरा, कहां कहां की गहराई में किस प्रकार के भूकंप आएंगे, ये पता चल गया। अब तीसरी बात यहां पर और ये जानना है आपको कि भूकंप तीव्रता वाला होगा कि कम तीव्रता वाला होगा। अब ध्यान रखिए, यहां देखिए दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, ठीक। और जिसकी वजह से इस रीजन से अगर भूकंप उत्पन्न होगा तो अधिक तीव्रता वाला भूकंप होगा, अधिक तीव्रता वाला भूकंप, ठीक। यानी यहां कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से अधिक तीव्रता वाला भूकंप आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी जहां भी प्लेटें अभिसरित होंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, वहां कंप्रेशनल फोर्स कहीं ना कहीं लगेगा, जिसकी वजह से अधिक तीव्रता वाला भूकंप उत्पन्न होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कन्वर्जेंट बाउंड्री हो, अधिक तीव्रता वाला भूकंप आएगा। चलिए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपसरण, यानी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बाउंड्री की कहानी क्या है? इसमें बेसिकली क्या है, प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। पहले ये दोनों प्लेटें एक साथ ही थी, दोनों प्लेट एक साथ थी, ठीक। नीचे से मैग्मा आता है, फोर्स लगाता है, और मैग्मा के मूव करने की वजह से घर्षण होता है। बेसिकली कहानी क्या थी, पहले ये दोनों प्लेटें ऐसे एक साथ जुड़ी हुई थी, नीचे से मैग्मा आया, नीचे से मैग्मा आया, इस भाग से टकराया, और मैग्मा इधर गया और मैग्मा इधर गया। अब जब मैग्मा जाएगा तो दो अलग अलग दिशा में जा रहा है, तो टेंशनल फोर्स लगेगा, तनाव मूलक बल लगेगा, जिसकी वजह से पहले इस प्लेट में क्रैक होगा, धीरे धीरे प्लेट टूट जाएगा, यानी अपसरित होना शुरू हो जाएगा। यानी यहां कैसा बल लग रहा है? तनाव मूलक बल लग रहा है। तो यहां भी भूकंप आएगा, और किस तरह का भूकंप आएगा? कम तीव्रता वाला भूकंप आएगा।
तो अपसरण पे कम तीव्रता वाला, कम तीव्रता वाला भूकंप आएगा। ये बात आप समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद तीसरा है संरक्षी यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, संरक्षी किनारा। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक। इसमें क्या होता है, ध्यान रखिए, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। दोनों प्लेटें एक दूसरे से सटी हुई हैं और दोनों प्लेटें अलग अलग दिशा में एक दूसरे से घर्षण करते हुए जा रही हैं। अलग अलग दिशा में एकदम चिपकी हुई हैं और एक दूसरे से ऐसे घर्षण करते हुए एक दूसरे से अलग जा रही हैं। और जब एक दूसरे से अलग जाएंगी तो यहां भी सरफेस क्या होगा, रफ होगा। और रफ होगा तो जिनकी दांतें क्या होंगे, फंसे होंगे। और फंसे होंगे तो इस रीजन में भी भूकंप आएगा और अधिक तीव्रता वाला भूकंप आएगा, अधिक तीव्रता वाला भूकंप आएगा। ठीक, तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी आप समझ गया, यानी प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से आप समझ गया कि भूकंप आएगा, कहां गहरा भूकंप आएगा, कहां अधिक तीव्रता वाला भूकंप आएगा, ये आपको आइडिया लग गया। अब देखते हैं भू संतुलन, आइसोस्टेसी। इसके कारण से भूकंप कैसे आता है, यानी प्राकृतिक जनित कारणों में, नेचुरल कॉज में ये तीसरा है, भू संतुलन। भू संतुलन, आइसोस्टेसी। अब इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ठीक। अब इस पर्वत का अपर्दन होता है, इस पर्वत का अपर्दन होता है। अपर्दन क्या होता है, हवा पानी किसी चीज को काट के उड़ा ले जाए, बहा ले जाए, तो इसे क्या कहते हो, अपर्दन कहते हो, ठीक। तो इसका अपर्दन हुआ, यानी इस भाग का अपर्दन हुआ। अपर्दन से जो अवसाद बने, यानी कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू जो चट्टान के टूटने से बने, वो अपर्दित होकर, परिवहित होकर कहीं ना कहीं तो हवा पानी उसको जमा करेगी, कहीं ना कहीं जमा करेगा। तो मान लीजिए यहां से टूट के आया और यहां पर अवसाद को जमा कर दिया, अवसाद जमा हो गया, अवसाद का जमा हुआ और ये क्या आ रहा है, अवसाद आ रहा है। अवसाद यानी सेडिमेंट, ठीक, सेडिमेंट यहां जमा हो गया। अब आप जरा सिंपल सी बात सोचो कि पहले चट्टान, ये जो पर्वत था, इसका कुछ वजन रहा होगा। अब ये वाला भाग टूट के यहां आके जमा हो गया, तो सिंपल सी बात है ये हल्का हुआ होगा और इस जगह पर वजन बढ़ गया होगा। जो भी वजन होगा इस जगह पे वजन क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो एक जगह वजन बढ़ गया और दूसरी जगह ये हल्का हो गया। तो कहानी क्या हो गई कि ये अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए मूव करेंगे, गति करेंगे, इनमें संचलन होगा, ठीक। तो और खासकर ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण संतुलन होगा। और जब गुरुत्वाकर्षण संतुलन के लिए ये गति करेंगे और जैसे ही गति करेंगे, चाहे वो ऊपर गति करें चाहे नीचे गति करें, जैसे ही गति करेंगे भूकंप आएगा, ठीक, अर्थक्वेक आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जैसे ही इसमें मूवमेंट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूवमेंट होगा, क्योंकि एक जगह तो क्या हो गया, हैवी हो गया और दूसरा जगह लाइट। मान लीजिए इसका वजन था 100 किलो, अब इसमें से 25 किलो 25 केजी यहां से हट गया और ये आके यहां जमा हो गया। तो सिंपल सी बात है इसका वजन कम हो गया और जैसे ही वजन कम होगा ये अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करेगा और जैसे ये संतुलित करने का प्रयास करेगा, अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा और जैसे ये मूव करना शुरू करेगा वैसे ही अर्थक्वेक जनरेट होगा, वैसे ही भूकंप उत्पन्न होगा, ठीक। तो एक और कारण मिल गया आपको नेचुरल कॉज में, आइसोस्टेसी, भू संतुलन। इसकी वजह से भी भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। इसके बाद अगर हम चौथा देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखोगे तो बड़े बड़े केव्स होते हैं, ठीक।
और ये जो बड़े बड़े केव्स होते हैं, अगर किसी कारण से ये केव्स कोलैप्स कर जाए, किसी कारण से ये केव, ये गुफाएं नीचे गिर जाएं, और जब नीचे गिरेंगी तो ट्रिलियन टन वजन लेके नीचे गिरेंगी, धड़ाम से नीचे गिरेंगी और अर्थक्वेक उत्पन्न होगा, भूकंप उत्पन्न होगा। तो गुफाओं के गिरने की वजह से भी भूकंप उत्पन्न होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग। अब लैंडस्लाइड होगा तो बड़ी मात्रा में बड़े बड़े चट्टान अगर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वो नीचे आते हो तो उसे ही आप कहते हो लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन। ठीक, अब बड़ा सा चट्टान नीचे जमीन पे धड़ाम से गिरे तो अर्थ के सरफेस में कंपन होगा, और अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन होना, कंपन होना ही कहलाता है भूकंप। तो भूस्खलन की वजह से भी भूकंप आएगा। इसके बाद हिमस्खलन, एवेलॉन्च। हिमस्खलन मतलब एवेलॉन्च, बड़ी मात्रा में बर्फ, पर्वतों की चोटियों से बड़ी मात्रा में अगर बर्फ स्लाइड करता हुआ नीचे आए, ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में जब वो स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा बड़ी मात्रा में, तो कहीं ना कहीं तो तेजी से आएगा, और जब वो तेजी से आएगा, दबाव बनाएगा, तो अर्थक्वेक जनरेट होगा, भूकंप उत्पन्न होगा। तो ये तो कारण हो गए प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉज। ठीक, लेकिन अगर मैं मानव जनित कारणों की बात करूं, मानव जनित कारण यानी मैनमेड कॉज, मैनमेड कॉज। अब देखिए मैनमेड कॉज में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो डैम यानी बांध। ठीक, डैम यानी कि बांध। अच्छा देखिए बांध बनता कैसे है, पर्वतीय क्षेत्रों में जहां ढाल हो, मैदानी क्षेत्रों में बांध आप बना लोगे क्या? जैसे मान लीजिए कोई नदी आ रही है, ऐसे नदी आ रही है, मैदानी इलाका है, आप यहां नदी का रास्ता रोक दिए, नदी का पानी चारों ओर क्या होगा, फैल जाएगा। तो हमेशा ऐसी जगह पर बांध बन पाएगा जहां ढाल हो, और समान भाषा में समझे तो पर्वतीय क्षेत्र। अब पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे ही आपने बांध बनाया, और जब आप बांध बनाओगे तो मान लीजिए नदी इधर से आ रही है, आपने इधर क्या किया, बांध बनाया, जल को रोक लिया। ठीक, अब इसमें पूरे एरिया में क्या है, जल जमा हुआ है, इस पूरे एरिया में जल जमा हुआ, इस पूरे एरिया में जल जमा हुआ, और आपने इसे बना दिया बांध। ये बन गया आपका बांध, जल को रोक दिया। और जल के नीचे चट्टान है, जल के नीचे क्या है, चट्टान है, रॉक है, जल के नीचे रॉक है। अब बताइए इस जल का भार, इस जल का पूरा भार इस चट्टान के ऊपर पड़ रहा है, जल का भार चट्टान के ऊपर पड़ रहा है। अब चट्टान में दो चीजें हो सकती हैं, पहली चीज दबाव के कारण ये चट्टान क्रैक कर जाए, यानी दबाव के कारण चट्टान में दरार आए, और जैसे ही दरार उत्पन्न होगा वैसे ही अर्थक्वेक जनरेट होगा, वैसे ही भूकंप उत्पन्न होगा। दूसरा चीज ये हो सकता है कि चट्टान अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि पहले यहां दबाव तो कम था, और जैसे ही आपने बांध बनाया, जल के स्तर को यहां बढ़ाया, इतनी ऊंचाई तक के जल का भार इसके ऊपर पड़ रहा है, तो ये डिसबैलेंस हुआ, नीचे का चट्टान डिसबैलेंस होगा, असंतुलित होगा। और जैसे ही अपने बैलेंस को बनाने के लिए, अपने संतुलन को बनाने के लिए ये सर्पित होगा, सर्पण करेगा, सर्पित होगा, जैसे ही सर्पित होगा वैसे ही भूकंप उत्पन्न होगा। बात क्लियर? तो बांध की वजह से मानव जनित कारणों के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा देखिए आप बम ब्लास्ट कीजिए, बम ब्लास्ट कीजिए। अभी देखिए यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन में बड़ी बड़ी मिसाइलें गिराई जा रही हैं। अब जब वो मिसाइलें फटेंगी तो क्या अर्थ के सरफेस पे कंपन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा? होगा, और उसे ही क्या कहोगे आप, अर्थक्वेक, भूकंप। तो बड़े बड़े अगर बम ब्लास्ट होते हैं तो भी भूकंप उत्पन्न होगा। इसके अलावा अगर बात करें परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण, अगर हम परमाणु
न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें, अभी देखिए उत्तर कोरिया में कुछ साल पहले उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और उस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से उत्पन्न होने वाला जो वाइब्रेशन था अर्थ के सरफेस में, पृथ्वी की सतह में जो होने वाला कंपन था, वो इंडिया तक महसूस किया गया था। नॉर्थ कोरिया कहां है? नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और कंपन कहां तक उत्पन्न हुआ? भारत तक। तो परमाणु परीक्षण की वजह से भूकंप उत्पन्न होगा। इसके बाद अगर आप भूजल का अधिक दोहन करो, अगर इसके बाद मानव जनित कारणों की बात करूं मैं, तो मानव जनित कारणों में अगर भूजल का अधिक दोहन करो, आप अंडरग्राउंड वाटर को अधिक निकालो आप, ठीक, भूजल का अधिक दोहन किया जाए, अंडरग्राउंड वाटर को अगर हम अधिक निकालें, बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर की कहानी क्या है? अर्थ के सरफेस के नीचे रॉक होते हैं और इन रॉक्स में पोर होते हैं, इन चट्टानों में पोर होते हैं, और इन्हीं पोर्स के बीच में, इन्हीं जगहों में जल भरा होता है। इन्हीं जगह में क्या होगा? जल जमा होगा। अब आपने मशीन लगा के ऊपर से जल को बाहर निकाल लिया, यानी यहां का जल आपने पूरी तरह निकाल लिया। अब इस पोर में हवा भर जाएगा, और जैसे ही इसके ऊपर किसी कारण से दबाव पड़ेगा, ये पूरा चट्टान कोलैप्स कर जाएगा, नीचे धंस जाएगा और भूकंप उत्पन्न होगा, अर्थक्वेक जनरेट होगा। अब यहां एक चीज और आपको समझना चाहिए कि जैसे ही ये चट्टान कोलैप्स कर जाएगा, दोबारा इस रीजन में अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, तो अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पाएगा, आपका नुकसान होगा। इसलिए बहुत अधिक भूजल का दोहन नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में विकास का कार्य, विकास का कार्य, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में विकास का कार्य करें, भाई जो नेचर था, हमने सड़क, पर्वत था, पर्वतों को काट के हमने सड़क बनाया, तो लगातार ये विकास का काम होगा, तो भू असंतुलन भी होगा, बम ब्लास्ट भी होगा, तो ढेर सारी ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से भूकंप उत्पन्न होगा। तो ये थे भूकंप के सामान्य कारण जिसकी वजह से भूकंप उत्पन्न होता है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे ही पृथ्वी के अंदर से भूकंप उत्पन्न होता है, वैसे ही एक गैस रिलीज होती है जिसे कहते हैं रेडॉन। वैसे ये गैस रिलीज होती है रेडॉन। तो भूकंप उत्पन्न होने से जस्ट पहले, भूकंप उत्पन्न होने से जस्ट पहले, अर्थक्वेक जनरेट होने से जस्ट पहले एक गैस निकलती है जिसका नाम है रेडॉन गैस, ठीक। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि वो कौन सी गैस है जो अर्थक्वेक जनरेट होने से जस्ट पहले निकलती है, उसका नाम है रेडॉन। ये आपको एकदम ध्यान रखना होगा, रेडॉन गैस निकलती है, ठीक। अच्छा हाँ, अब ये मत सोचिएगा कि आप इसे समझ पाओगे, जान पाओगे, पहचान पाओगे, क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे सूंघ नहीं सकते, और आप जीभ बाहर निकाल के अगर घूमोगे तो इसका स्वाद भी नहीं आएगा, तो आप इसके बारे में नहीं जान सकते। ये साइंटिस्ट ही बता सकते हैं भाई कि रेडॉन गैस निकली है और भूकंप उत्पन्न होने वाला है। हम आम जनता इस बात को नहीं जान सकते, चाहे कितनी भी रेडॉन गैस निकल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, ठीक। अब देखिए ये होता क्या है, इलास्टिसिटी होती क्या है। चलिए अब सबसे बड़ी बात आपको समझना है इलास्टिसिटी के लिए, आपके पास दो चीजें हैं, एक ये लोहे का रॉड है और एक आपके पास रबड़ है, जो लड़कियां बाल में नहीं लगाती हैं, वो वाला रबड़ ले लो। आप रबड़ से इरेजर से अपनी कॉपी पे मिटाते हो, वो वाला रबड़ ले लो, कोई रबड़ ले लो। अब दोनों को खींचो, आप सीधे, मोड़ना नहीं है, खींचना है ऐसे। अब दोनों को रबड़ खींचोगे ऐसे तन जाएगा, और जैसे ही छोड़ोगे अपनी स्थान पे आ जाएगा। लोहे को ऐसे खींचोगे तो हिला भी नहीं पाओगे, हो सकता है थोड़ा सा मिलीमीटर में खींच जाए, आपको पता भी ना चले। तो अपनी पुरानी अवस्था में आने के लिए
ये जो बल लगाते हैं, ये जो पार्ट स्केल हो चाहे रबड़ हो, उसे ही कहा जाता है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। अच्छा बताइए, अगर हम कस के और खींच दें, रबड़ टूट जाएगा? ये स्केल अगर है मान लीजिए मेरे हाथ में, इसको कस के खींचे, दोनों ओर से इतना फोर्स लगा दें कि ये टूट जाए, तो प्रत्यास्थता सीमा के बाहर हम चले गए, यानी जितनी इसके पास एनर्जी थी अपने आप को रोकने के लिए, उससे आप अधिक बल लगा दिए और क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा वैसे ही ऊर्जा मुक्त होगी, उसे कहा जाता है प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। और यही एनर्जी क्या है, भूकंप है। यानी जिस चीज को तोड़ने में आपको अधिक फोर्स लगे, ऐसा नहीं कि आप हथौड़ा लेके उसको तोड़ रहे हो, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, आप खींच के तोड़ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में समझा रहा हूं, तो आप ऐसे खींच के तोड़ रहे हो, या तो खींच के या तो दबा के, या तो टेंशनल फोर्स लगाइए या तो कंप्रेशनल फोर्स लगाइए, दो बल लगना है। तो या तो आप खींच के ऐसे तोड़िए या तो दबा के तोड़िए, दोनों में क्या है, प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थ। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, अब जिसको तोड़ने में जितना ही अधिक बल लगे, जितना ही अधिक फोर्स लगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी उतनी ही अधिक है। अब आप बताइए, आपके पास रबड़ होगा तो रबड़ को आप खींचोगे, कम ताकत में ही वो टूट जाएगी, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यानी प्रत्यास्थ ऊर्जा कम है। लेकिन ये स्केल है, स्केल को खींचे तो रबड़ के बराबर ताकत लगेगा कि उससे अधिक, रबड़ से अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा इसको या तो खींच के तोड़ने में या तो इसको दबा के तोड़ने में, दोनों ही मामलों में अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। यानी प्रत्यास्थ ऊर्जा लोहे में या जो भी कठोर चीजें हैं उसमें अधिक होती हैं, और जो भी मुलायम चीज होती है उसमें प्रत्यास्थ ऊर्जा कम होती है। अगर मैं चट्टानों की बात यही करूं तो आप पढ़े होंगे कायांतरित चट्टान, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, उसके बाद इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, और तीसरा आप पढ़े होंगे सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान। तीन प्रकार के चट्टान पढ़े होंगे। आपको पता है सबसे कठोर चट्टान जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, उससे कम कठोर होगा इग्नियस रॉक होगा, आग्नेय चट्टान होगा, और सबसे कम कठोर चट्टान होता है सेडिमेंट्री यानी अवसादी। अगर मैं कहूं भूकंप की तीव्रता किस प्रकार के चट्टान में अधिक होगी, अब आप समझ जाओगे, जिसमें इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता अधिक होगी, जिसको तोड़ने में अधिक फोर्स लगेगा, चाहे वो दबा के तोड़ा जाए, कंप्रेशनल फोर्स के द्वारा तोड़ा जाए या टेंशनल फोर्स के द्वारा तोड़ा जाए, जिसको भी तोड़ने में अधिक एनर्जी लगेगी उसमें प्रत्यास्थ ऊर्जा ज्यादा होगी। यानी सबसे कठोर चट्टान अगर कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक है तो सबसे तीव्र भूकंप उत्पन्न होगा मेटामॉर्फिक रॉक द्वारा, दूसरे नंबर पर आग्नेय चट्टान द्वारा, और तीसरे नंबर पर अवसादी प्रकार के चट्टानों द्वारा। अगर मैं भूकंप की बात करूं तो सबसे तीव्र भूकंप कहां आएगा, कायांतरित चट्टान में, उससे कम भूकंप कहां आएगा, आग्नेय चट्टान में, और उससे कम भूकंप कहां आएगा, अवसादी प्रकार के चट्टानों में। तो ये सारी बातें आप समझ गए, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं रोका जाए और अगली क्लास में हम, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे भूकंपीय तरंगों के साथ, ठीक, सेस्मिक वेव के साथ, और आपको बताएंगे कि सेस्मिक वेव कितने प्रकार की होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। और आपको यहाँ ये भी बताया जाएगा कि भूकंप किस प्रकार की तरंगों द्वारा और किस कारण से सबसे अधिक आता है, यानी सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप आता है, ये भी वहां पर डिस्कस किया जाएगा भूकंपी तरंगों के टॉपिक में। तो चलिए, मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो पाए। जय हिंद।